आज ही एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए फिर लेके आया हूं जिसमें सारे ग्राफ्स आप 30 मिनट के अंदर सीख सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्राफ के क्वेश्चन तो आने ही हैं, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए वीडियो काफ़ी है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर ये अरविंद सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा और क्या मदद आपको चाहिए, मैं छोड़ने वाला नहीं। आप भी मत छोड़िए, शानदार नंबर लाइए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑल ग्राफ्स एग्जाम में आने वाले इन 30 मिनट्स फिजिक्स के ग्राफ की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है ही। तो पहले चैप्टर के ग्राफ की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जो दो चैप्टर्स ऐसे जिसमें काफी ग्राफ मिलेंगे आपको, चैप्टर नंबर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इनमें ग्राफ ज्यादा है, बाकी में ग्राफ बहुत ही कम है और किसी एक में तो ग्राफ है ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की जाए आपके सिलेबस को देखते हुए, तो पहला चैप्टर की बात करते हैं। देखिए पहले चैप्टर का डायग्राम क्या है कि ये एक करंट कैरिंग वायर है और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका ग्राफ देखिए बाजू में ये बना हुआ है। ये फॉर्मूला बन जाए, करंट कैरिंग अगर वायर है, इस पर कोई चार्ज आपने दे रखा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे मेंशन है। E = लैम्डा। लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी एक यूनिट लेंथ पर पाया जाने वाला चार्ज अपॉन 2πε0 × R। ये फॉर्मूले से आप निकाल लेते हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है और ये ग्राफ मिलता है। यहां पर क्या देखने को मिला, अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R आ जाएगा और ये 1/R इस तरीके से दिख रहा है। हाइपरबोलिक ग्राफ है, जैसे जैसे R आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्रॉप हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है। मैं हट भी जाता हूं, कोई बच्चा लगे हाथ चाहे स्क्रीनशॉट लेना तो लेता रहेगा, हर ग्राफ के बाद मैं हट जाया करूंगा ध्यान रखकर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है खोखला गोला, फुटबॉल जैसे होती है। तो ये मान लीजिए एक फुटबॉल है, यहां पे बना रखी है बड़ी बड़ी, हाँ फुटबॉल बनी हुई है और इस पे चार्ज दे रखा है। तो इसके बाहर जब ये स्मॉल r इसके कैपिटल R से बड़ा हो तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 Q/r²। जब ये आउटसाइड है, जब ऑन दी सरफेस है तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। आगे बात की जाए इनसाइड में r इज लेस देन r की बात करें हम यहां पर, तो r इज लेस देन r की बात करेंगे तो इनसाइड की बात हो गई। तो ये आउटसाइड, ये ऑन द सरफेस, ये इनसाइड की बात हो गई। और इसी बेसिस पे देखिए ये जो इनसाइड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, तो यहां से 0 से लेकर R तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड लाइन पे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए R = R पर मैक्सिमम है और उसके बाद जब ये R इज ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा यानी आउटसाइड, तो ये 1/R² के हिसाब से बदलेगा। तो ये ग्राफ आपका आएगा। समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। स्फेरिकल शेल है चार्ज और इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं हट जाता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, जिससे बात स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप, 2-3 सेकंड आपको मिलना चाहिए। खैर आपने ले पाए होंगे। अगली बातचीत हम लोग चालू करते हैं। नंबर 2 चैप्टर की बात कर ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। तो यहाँ पर पहला अगेन वही ग्राफ आ जाता है। ये ग्राफ थोड़ा भिन्न है कि जो एक स्फेरिकल शेल है, चार्ज स्फेरिकल शेल है, इससे बनने वाला जो पोटेंशियल है वो बाहर कितना है, ऑन द सरफेस कितना है, इन द शेल कितना है। तो देखिए बाहर की बात करेंगे तो r स्मॉल r इज कैपिटल देन कैपिटल R, तो 1/4πε0 Q/r। और जब ऑन दी सरफेस की बात की जाएगी तो V 1/4πε0 Q/r। और इनसाइड में पोटेंशियल 0 नहीं होता, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही इनसाइड होता है। तो ये देखिए ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, जितना सरफेस पे है उतना ही इनसाइड है। तो यहां पर जब उसके सेंटर से खींचोगे तो कैपिटल R तक देखिए यहाँ पे गाढ़ी लाइन है, डॉटेड नहीं है। यहां पर पोटेंशियल सेम बना हुआ है। पीछे वाले में देखिए कंपेयर कर लीजिए, यहां नहीं था पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल है और पोटेंशियल 0 नहीं है, जो कि बराबर है इस वैल्यू के। और उसके बाद जब आप
स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता है तो ये वैल्यू 1/r यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हुए आगे मूव कर जाती है। तो ये भी ग्राफ पहले वाले ग्राफ से अलग है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, यहाँ पोटेंशियल की बात है। मैं हटता हूं, इस ग्राफ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कोई समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। चलिए अगली बात देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कई ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला ग्राफ सबसे बड़ा है, ये बहुत पूछा जाता है, ये कंडक्टर का ग्राफ है विथ टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो इस तरीके से देखिए काफी तेजी से बढ़ती है। ये रेजिस्टिविटी जो रो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी काफी तेजी से बढ़ेगी इन केस ऑफ कंडक्टर, लेकिन इन केस ऑफ रेजिस्टर ये बहुत कम बढ़ती है। देखिए यहाँ 0 से लेकर 150 केल्विन तक गए हैं तो ये आसमान छू रहा है, और यहाँ 0 से लेकर 200 गए हैं तो ये जरा सा आगे बढ़ा है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? तो रजिस्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो जल्दी नहीं बढ़ती, कंडक्टर के केस बनाने को भी आ जाता है, पहचानने को भी आ जाता है। और कॉपर ऑपर होगा तो ये कॉपर कह सकते हैं और ये रजिस्टर नाइक्रोम कह सकते हैं। मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ये सेमीकंडक्टर का है। तो सेमीकंडक्टर के ग्राफ में क्या हालचाल रहता है बेटा कि इसका अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है अल्फा निगेटिव होता है। तो अल्फा निगेटिव होने से क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी गिरती है। पहले जो चीजें देखी थी, देखिए इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसमें तो बहुत कम बढ़ रही है, इसमें तो बढ़ ही रही है। इसमें देखिए टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी गिर गई, अल्फा क्योंकि निगेटिव होता है। तो ये किसका ग्राफ है? सेमीकंडक्टर का, लिखा होगा यहाँ कहीं सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। तो सेमीकंडक्टर के ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी गिरती है, अल्फा इसका निगेटिव होता है। मैं हट जाता हूं, इसको भी आप नोट कर लीजिए जिससे पूरी बात अच्छे से आ जाए और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप पकड़ पाएं। अगली देखिए डायग्राम है, यहाँ पर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जो ओमिक रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। उसका ग्राफ इस तरह होता है, अगर आप खींचे यहाँ पर ये वी खींच दीजिए यहाँ आई, तो ओम्स लॉ वाले ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से जाएंगे। कई लाइनें हमने खींच दी हैं, ये एक लाइन गाढ़ी करने के चक्कर में खींची है। तो ये एक लाइन है जो ओरिजिन से जाती है और ये होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम्स लॉ होता है। तो जो ये ग्राफ बनाएगा वो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, और जो ये ग्राफ नहीं बनाएगा वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो ये पीएन रजिस्टर का सेमीकंडक्टर डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। आपने पढ़ी लिया, आप तो पूरी किताब पढ़ चुके हैं आप कोर्स की। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं रहती यहाँ पर, इसलिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल क्या कह सकते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड। अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताने वाला हूँ, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगली कदम पर आते हैं। आपसे जब ये कभी कभी पूछते हैं, आ चुका है एग्जाम में कई बार, कि निगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन कैसे पहचानोगे? तो निगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन क्या होता है कि आप देखिए, आपने पढ़ा था ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन कहीं पर ऐसा हो कि V बढ़ाने पर I घटने लगे, ये तो ये हो गया ओम्स लॉ। और अगर ऐसा हो V बढ़ाने पे I घटे तो इसको बोलते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, कि V तो बढ़ा रहे हो लेकिन भैया I घट रहा है। ये देखिए पहचान लीजिए, ये जो रीजन है यहां से यहां तक का, आपने V को बढ़ाया है लेकिन ये I है इधर, ये I ड्रॉप कर गया है। तो यहां मैंने हाईलाइट भी कर दिया था, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ये आपको पहचानने को आ जाता है, इसलिए मैंने पूरा ध्यान रखा है। तो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को पकड़ लीजिए आप। और ये नॉन लीनियर रीजन है, तो ये नॉन लीनियर रीजन का मतलब है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस तो है ही। तो आप निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को भी पहचान पाए हैं। मैं हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आदत पड़ी हुई है जल्दी से हटाने की, टाइम बचाने की, इसलिए कर देता हूं। तो ये आप नोट कर पाएंगे मेरे ख्याल से। अगली बात करते हैं हम लोग। देखिए अगली बात में लिखा हुआ है सुपर कंडक्टिविटी, इसका भी जान लीजिए। ये एक पारा यानी मरकरी का ग्राफ है। तो Hg जो होती है मरकरी, वो 4.2 केल्विन पर उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो देखिए 4.2 केल्विन पर ये इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। ये रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो यहां पर ये सुपर कंडक्टिविटी है, यानी कि
4.2 पर 0 और बाकी देखिए ये रेजिस्टेंस लगभग एक जैसा जा रहा है। तो ये सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी का ग्राफ है। 4.2 पर अगर पूछे कि क्या हाल चाल है इसके, तो आप बताएंगे 4.2 पर इसकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस 0 है, सुपर कंडक्टर बन चुका है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 2-3 सेकंड ले लीजिए। चलिए कर पाए होंगे। अगली बात देते हैं, मैं हट इसलिए जा रहा हूं, कई बच्चे लिखते थे तो दिक्कत ना आए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई कि इसमें ई वर्सेस एक सेल जो होता है ना, उसमें ई वर्सेस आई, ई वर्सेस आर, ये ग्राफ खींच के दिखाए गए हैं और आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे ग्राफ आपसे पूछे जा चुके हैं घुमा फिरा के। चलिए देख लेते हैं। तो पहला ग्राफ है सेल के अंदर ई वर्सेस आर। आप जानते हैं जो ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो वो इंडिपेंडेंट है। आर कितना भी बढ़ाते चले जाओ इसका ईएमएफ चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ विल नॉट चेंज। अगली बात करते हैं, यहां पर देखिए ये ग्राफ है वी वर्सेस आर, यहां लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, ई वर्सेस आर नहीं है, वी वर्सेस आर, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर जब होता है, स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का और कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल लोड, जब ये दोनों बराबर होता है तो वहां पर ईएमएफ मिलता है E/2। और जैसे जैसे आर इनफाइनाइट पहुंचाते चले जाओगे ये कहां पहुंचता चला जाएगा, लगभग ई के बराबर, वी ई के बराबर पहुंचता चला जाएगा। ये इस ग्राफ से वैल्यू आप बना सकते हैं। देखिए तीसरी वाली बात लिखी है, v इज इक्वल टू ई पर आप r टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर v बराबर e मिलेगा। तो इस ग्राफ को भी आप नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा। 2 सेकंड 3 सेकंड रुक जाता हूं, आगे चर्चा जारी रखता हूं। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल और केस स्टडी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेल ग्राफ है, ये v वर्सेस i है, V वर्सेस कैपिटल आर देख चुके थे पीछे, ये V वर्सेस I है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के बीच में। ये ऐसा ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ का जो स्लोप होता है वो माइनस आर के, देखिए ये फॉर्मूला लगता है ना इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और ये ग्राफ V वर्सेस I है तो इसको V इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई लिख लिया और Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा दो, तो ये स्लोप आ गया माइनस आर जो कि लिखा हुआ है। तो जितना स्लोप होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये केस स्टडी में भी ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो पॉइंट आपको मिलता है, ये जहां पर आपका I 0 है उस समय ये पोर्शन V बराबर E के बराबर हो जाता है। E क्या, EMF। तो ये बात आप समझ गए होंगे। मैं हटता हूं, इसको भी नोट किया जाए, 2-3 सेकंड ले लो जिससे कि आप नोट कर पाओ। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, उसमें करंट फ्लो कर रहे हो, उस करंट फ्लो होने की वजह से जो आपको बनता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी चर्चा चल रही है। ये वायर है, I करंट है, R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। बाकी सब कांस्टेंट कर दो तो B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R आ जाएगा, जैसा आप देख पाए हैं। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होता है। इसको भी पकड़ लीजिए। मैं हटता हूँ, 2-3 सेकंड ले लीजिए जिससे कि आप इसके आराम से पॉज करके मतलब स्क्रीनशॉट ले पाएं। अगली बात करते हैं, बी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये करंट कैरिंग लूप है, इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो यहां पर फॉर्मूला लगेगा, बनता है जो फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। कैपिटल आर इसकी रेडियस है, स्मॉल आर इससे सेंटर से इसका उस पॉइंट का डिस्टेंस है। इसका ग्राफ इंटरेस्टिंग आता है। ये अगर प्लॉट करने को आ जाए तो दाएं से प्लॉट कर दीजिएगा। ये देखिए इसकी बात कर रहा है, जो सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा मिलेगा और फिर इसके बाद ये इस तरह का ग्राफ पोर्ट्रे हो जाता है। आप नोट कर सकते हैं जिससे कोई भी चीज़ छूटे नहीं और कम समय में ज़्यादा चीज़ कर सकें। मेरे ख्याल से आप कर पाए होंगे। अगला ग्राफ देखते हैं, सोलेनॉइड के ऊपर है। सोलेनॉइड के अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई जानते हो ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कह लीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं, लीनियर एन है लीनियर टर्न डेंसिटी। लीनियर टर्न डेंसिटी का मतलब है कि एक यूनिट लेंथ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो एन की वैल्यू हो जाती है लीनियर टर्न डेंसिटी, एक यूनिट लेंथ पर कितना नंबर ऑफ टर्न है। कैपिटल एन को लिखते हैं टोटल टर्न से। तो ये होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर। इसके एंड पर इसका आधा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ध्यान रखिएगा।
कॉर्नर पॉइंट्स पर या एंड पॉइंट्स पर, हाफ म्यू नॉट एन आई, हाफ म्यू नॉट एम आई। और यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लगभग बीचों बीच जो रहता है, बीचों बीच का मतलब यहाँ कहीं बात की जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना रहता है, एंड पॉइंट पर ये इसका b/2 रह गया है। तो इसका ग्राफ बनाने को आ जाए तो आप ग्राफ बना दीजिएगा। सोलेनॉइड का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, फॉर्मूले का फॉर्मूला है कोर्स में, इस पे सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका बंदोबस्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देर कहाँ करने वाले आप। अच्छा, अगली बात है कि बी फॉर द लॉन्ग कंडक्टर आउटसाइड इनसाइड, एक मोटा सा तार लिए हुए हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तार के अंदर और तार के बाहर, इसकी चर्चा की जा रही है। तो ये एक तार ले लिया है जिसका रेडियस स्मॉल ए है, और स्मॉल आर से हम दिखाएंगे कि वो अगर स्मॉल आर कैपिटल ए से बड़ा, स्मॉल ए से बड़ा होगा तो आउटसाइड चले जाओगे, बराबर होगा तो यहाँ पर आओगे, छोटा होगा स्मॉल आर तो अंदर चले आओगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, बी आउटसाइड की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/r आ जाता है, बी आउटसाइड। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पर बी इनसाइड की बात करें, तार के अंदर, तो वहाँ पर म्यू नॉट I/2 पाई a² होता है, यानी b इज प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो इनसाइड में यहाँ देखिए b इज प्रोपोर्शनल टू r चलता है, ये r बराबर a तक पहुँच गए सरफेस पर, और उसके बाद जब सरफेस से बढ़ा जाते हो r इज ग्रेटर देन a, तो ये b रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। तो इस ग्राफ को आप पकड़ के रखिएगा, ये सारे चुन चुन के आपके लिए ग्राफ लाए हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश है। मैंने भी काफ़ी होमवर्क किया है कि मैं ये ऐसा कर सकूं, आपके साथ प्रैक्टिस की है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और मेरे ख्याल से आप नोट कर पाएंगे, 2 सेकंड हो गए होंगे इसमें। अगली बातचीत कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ पर है चैप्टर 5 का मैग्नेटिज्म का क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने से सब्स्टिट्यूबिलिटी इसकी घटती है। तो साई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, और ऐसी सिचुएशन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो टी और एस एम सब्स्टिट्यूबिलिटी और टेम्परेचर में इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ मिल जाएगा। मैं हटता हूँ फिर से, इसको पॉज क्या बोलते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा भी ले पाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पूछा भी जाता है। डायमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है उसमें टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ उसकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर देखिए साई एम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हो तो साई की वैल्यू निगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए नीचे बनाए हैं। साई डायग्नैमेटिक यानी सब्स्टिट्यूबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और नीचे है क्योंकि इसकी वैल्यू साई की 0 निगेटिव होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाता है अक्सर। अगली बातचीत करते हैं चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इसमें कोई भी ग्राफ आपको नहीं मिलता तो बात ही खत्म हो जाएगी। और अगली बात हम लोग करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। इसमें भी कई ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। ये डायरेक्ट करंट हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हो गया, तो ये तो आप जानते ही, तो उसके लिए हटने की जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं प्योर रेजिस्टेंस सर्किट अगर है, केवल R लगा हुआ है तो E एंड I सेम फेज में होता है। ये फेजर डायग्राम बड़ा पूछा जाता है। तो यहां पे देखिए जो E है, E0 कह लीजिए इसका फेजर, और ये जो I है ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सेम फेज में होते हैं। कब? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। प्योर रेजिस्टेंस जिसमें लगा होगा उसमें करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं। ये बात आप यहां पर देख पाए होंगे। अब इसी तरह अगली बात करते हैं इंडक्टर सर्किट में। इंडक्टर सर्किट में जो ईएमएफ होता है वो लीड करता है। मैंने इस तरह याद कर रखा है, L फॉर होता है लीड, तो V फॉर विक्ट्री, तो V लीड करेगा। मैंने, आप चाहे जैसे याद कर लें। तो यहां पर मैंने E को ये देखिए I से 90 डिग्री आगे बना रखा है। यहां पर ये कहा जाए कि E लीड करता है I से π/2 एंगल तो भी सही है, या आप कह दो करंट लैग करती है E से π/2, वो भी सही है। भाई A अगर आगे है तो B उससे पीछे है, तो उसमें घबरा रट्टा ना लगाना, समझ लो A अगर आगे है B से, ये कह रहे हैं A आगे है B से, या हम बोले B A से पीछे है, बात तो वही है। तो इसलिए ऐसे समझदारी का परिचय दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे केवल इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर आप पहचानते हैं इस तरह का इंडक्टर जो होता है। केवल इंडक्टर जब लगाते हो तो इंडक्टर सर्किट के अंदर, प्योर इंडक्टर में जो ईएमएफ होता है वोल्टेज लीड करता है I से
π/2 एंगल के बराबर। अब अगला आता है कैपेसिटिव। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं एक्सेल वैल्यू। ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये ग्राफ बड़ा अहमियत रखता है और हो सकता है आ ही जाए पेपर में, सरल बहुत रहता है। लेकिन एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल के बराबर। ओमेगा होता है 2πf। यहां पर देखिए तो एल कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, तो एक्सेल बराबर एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू एफ आ जाता है। तो अगर मैं एक्सेल में और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींच दूं तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में बनने वाला ग्राफ। मैं हट जाता हूं, एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मैंने लिख भी दिया है, जैसे कोई बच्चा कहीं से भी कंफ्यूजन का कोशिश भी करे तो कंफ्यूज ना हो पाए। ये हो जाता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें केवल कैपेसिटर है। कैपेसिटर को आप पहचानते हो, इस तरह का कैपेसिटर हो गया, ये लगाया है। तो इसका उल्टा जो हो रहा था, वहां पे वोल्टेज लीड कर रहा था, वोल्टेज लैग करेगा। तो आप कह दीजिए E इज लैगिंग बाई π/2 फ्रॉम करंट, या करंट लीड कर रही है या वोल्टेज लैग कर रहा है। तो यहां पर ये वैल्यू देखिए, ये जो करंट है ये पीछे है, आगे है, करंट लीड कर रही है या वोल्टेज π/2 पीछे है। तो यहाँ करंट को कह रहे हैं तो करंट लीड कर रही π/2। समझ गए होंगे। अभी ये कैपेसिटिव इंडक्टेंस की बात कर, इसे अच्छा नोट कर लो पहले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो रोक कर। फिर अगली बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये यहां पर दिया XC की बात 1/ωc है, 1/2πfc। वैल्यू आ गई XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। ये ग्राफ भी आपसे बहुत पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है लेकिन आता है, और इस फॉर्मूले का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। अगली बात करते हैं, जहां पर पेयर ले लेते हैं LR सर्किट, जिसमें एक L भी लगा हुआ है और साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। ये हो गया L और ये LR सर्किट। इसके अंदर देखिए E लीड करती है, यानी E लीड करता है I से phi, क्योंकि इसमें डोमिनेंस किसका है? इंडक्टर सर्किट का। तो V लीड कर जाता है, E लीड करे, V लीड करे phi एंगल से। और phi एंगल निकालोगे कैसे? या लिखो I lags the E by phi, दोनों बराबर, बात एक है। A लीड कर रहा है, A B से आगे है या B A से पीछे है, बात बराबर होती है। tan phi की बात की जाए तो XL/R, फाई निकालने के लिए, यानी ω/L/R से आप फाई निकाल सकते हैं। ये फेजर डायग्राम है। यहाँ पे देखिए VL जो है, ये जो E है, नेट E जो निकला वो फाई एंगल लीड कर रहा है इस I से। ये फाई कहाँ से निकलेगा? इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये LR सर्किट की कहानी थी। अगली बात लेके चलते हैं, CR सर्किट की बात करते हैं। तो CR सर्किट की बात, जहाँ कैपेसिटेंस और R की बात है, तो इसमें देखिए I लीड करता है E से फाई एंगल। I लीड कर रहा है E से फाई एंगल। ये देखिए I लीड कर रहा है इस वाली E से, और ये कितना एंगल लीड कर रहा? फाई। ये फाई निकालोगे कैसे? tan phi XC/R या 1/ωc/R। इससे आप निकाल पाएंगे आराम से। तो इसको आप नोट कर लीजिए फिर, और अगली चर्चा का हम जारी रखते हैं। अब आता है सीरीज LCR सर्किट। इसमें LCR तीनों कंपोनेंट हैं। अगर ये मान लिया जाए कि VL ग्रेटर देन VC है तो इंडक्टिव सर्किट डोमिनेट कर जाएगा और वोल्टेज लीड करेगा। लेकिन अगर VC बड़ा हो जाए VL से तो ये हो जाएगा कैपेसिटिव सर्किट डोमिनेट करेगा और करंट लीड करेगी। आप समझ पाए होंगे। यहां पर क्या है? VL VC से बड़ा है तो E लीड कर रहा है करंट से। अगर VC बड़ा हो जाता तो I लीड करता E से, फाई एंगल से। तो tan phi बराबर XL-XC/R। और अगर हमारे ये लिखा भी है VL छोटा हो जाए VC बड़ा तो I लीड करेगा E से। ये डायग्राम इसका बना हुआ है, फेजर डायग्राम। तो ये देखिए E है, यहाँ पर E लीड कर रहा था इससे, और ये करंट है, ये फाई एंगल से लीड कर रहा है। और फाई की वैल्यू निकालनी हो तो XL-XC/R से निकाली जा सकती। मैं हटता हूँ। ये सीरीज LCR सर्किट आपने बना डाला। अगली बात करते हैं, ये रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस आपके कोर्स में है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। थोड़ा सा रेजोनेंस क्या होता है ये पढ़िए, और एक छोटा सा फॉर्मूला। तो ये रेजोनेंस होता है XL/XC पर। सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन बोलने का मतलब होता है जहां पर मैक्सिमम करंट मिल रही हो। ये डायग्राम अक्सर पूछते हैं। अगर आप लो रेजिस्टेंस रखेंगे तो पीक वैल्यू काफी ज्यादा मिलेगी करंट की। तो रेजिस्टेंस कम करते चले जाओ,
और उसकी पीक वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर इसका अच्छा होता है, अच्छा रेजोनेंस मिल जाता है। इस डायग्राम को भी नोट कर लीजिए, ओमेगा में और आई के बीच में। अगला डायग्राम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये डायग्राम फोटो बनाने को बहुत आपके यहाँ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को इस तरह बनाया जाता है कि ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव हो। तो यहाँ पर देखिए ई बनाया गया है एक्स में, बी बनाया गया है जेड में। तो ये वाई क्रॉस जेड करोगे तो अंगूठा जा रहा है, ये वेक्टर रूल लगा रहा हूँ, तो ये एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है, प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में। तो ये फोटो बनाने को या ग्राफ बनाने को आपके एग्जाम में अक्सर आता है, जो आप ज़रूर बना लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम जब होता है तो ये ग्राफ बनता है। देखिए ये है एंगल डिविएशन डेल्टा और ये आई के बीच का ग्राफ है। ये पिक्यूलियर सिचुएशन होती है जब आपका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन होता है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये आई डैश एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल होते हैं, और ये अंदर वाला भी जो एंगल है आर और आर डैश ये भी इक्वल होता है। यहाँ पे लिख दिया है देखिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि प्रिज्म के अंदर ये जो रे होती है इस वाले बेस के पैरेलल हो जाती है। ये कब? मिनिमम डिविएशन पर, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पे। तो इसको पकड़ के रखिएगा और ग्राफ आपके सामने मौजूद है, तो इसको आप कॉपी कर पॉज करके नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला ग्राफ देखिए है वेव ऑप्टिक्स का। तो वेव ऑप्टिक्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अक्सर पूछते हैं। ये इंटेंसिटी इन इंटरफ्रेंस एंड आपका डिफ्रैक्शन दोनों का फर्क। तो ये इंटरफ्रेंस का है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, यहाँ पे इंटेंसिटी सबकी जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं सबकी इंटेंसिटी एक जैसी मिलती है, डार्क वाले की एक जैसी और ब्राइट वाले की एक जैसी। इसका भी फोटो आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम बातचीत करें तो डिफ्रैक्शन में देखिए, डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी सेंट्रल वाले की बहुत ब्राइट है, फिर तेजी से घटनी शुरू हो जाती है। तो ये ग्राफ है इंटेंसिटी का ग्राफ डिफ्रैक्शन में, ये लिखा है। इसको भी नोट कर लें, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। आगे की बात करते हैं हम लोग डुअल नेचर की। इसमें ग्राफ कई सारे हैं। पहला ग्राफ आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। ये आई करंट को स्मॉल आई से लिख दो और ये इंटेंसिटी को कैपिटल आई से लिख दो। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ग्राफ है और सबसे सरल ग्राफ है। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती चली जाएगी। मैं हटता रहूँगा जिससे स्क्रीनशॉट लेने में आपको दुविधा या दिक्कत ना हो। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी अगर हम सेम रखते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम आता है, और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो सैचुरेटेड करंट है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलेगा। जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इस ग्राफ को भी आप ध्यान रखिए, जो कि यहाँ पे एनोड पोटेंशियल लिख देते हैं, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये फोटो करंट। ये कहाँ क्या लिखा गया है इनको बना के प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा तो ही मज़ा ले पाएंगे। खैर आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू कर दें तो फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिलेगा। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करके रखें। यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसका सीधा रिश्ता काइनेटिक एनर्जी से होता है, फोटोन जो निकल रहा है। डिफरेंट मेटल्स के लिए अगर आप प्लॉट करते हैं ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की और यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में वी नॉट और न्यू के बीच में, तो दोनों ग्राफ पैरेलल आते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन आती है, पैरेलल होती है, दोनों का स्लोप बराबर होता है। और स्लोप क्या होता है अभी आप देखेंगे h/e के बराबर स्लोप आएगा, और ये जो इंटरसेप्ट आता है बेटा इसे हम बोलते हैं W0/e के बराबर। अभी दिखेगा ये W0 यहाँ पे सही नहीं लिखा है, इसको हटा देते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो वैल्यू होती है ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से, और ये इंटरसेप्ट कितना होता है ये इंटरसेप्ट बात हम करेंगे। इस इंटरसेप्ट से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो खैर आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टॉपिंग आप नोट कर पाए होंगे, ऐसी उम्मीद है, मैं हट जाता हूँ।
अब इस पे आते हैं, देखिए रेडिएशन इसके बीच में, ये जो इंटरसेप्ट होता है, ये इंटरसेप्ट क्या होता है, -W0/E के बराबर, और इसकी जो स्लोप होता है वो H/E के बराबर होता है। तो इस पे भी सवाल आते हैं, ये होती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, ये लिखा हुआ है, आप जब पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे समझ जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल में ऐसा ग्राफ आप बना सकते हैं। अगली बात करते हैं एटम्स में। देखिए ये दिखाया गया है कि अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था कि बहुत कम स्कैटरिंग एंगल मिलता है आपको बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए। जैसे जैसे आप स्कैटरिंग एंगल बढ़ाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड है वो कम होते हैं। ये बनाने को आपके एग्जाम में आ चुका है, इसकी तैयारी कर लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अगली बात करते हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स अगर कहीं पे लिखा हो कि न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा, देखिए 0.8 फर्मी मीटर पे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है अट्रैक्टिव फोर्स। उससे कम डिस्टेंस करोगे तो रिपल्सिव हो जाता है, और उससे आगे करोगे तो ये जीरो जाता है। ये यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है पोटेंशियल एनर्जी MeV के अंदर, और ये दो न्यूक्लॉन्स के बीच का सेपरेशन है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, 1-2 सेकंड में ये पॉज करके ले सकते हैं। ये BEN कर्व है, इस कर्व को तैयार करिएगा अच्छे से। जिनका BEN ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये आपको मैं कई बार बता भी चुका हूँ। अगर BEN ज़्यादा हो गया है तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हमारी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये ज़्यादा BEN वाले कर्व है, सबसे ज़्यादा आपका आयरन का मिल जाता है। तो इस ग्राफ को भी बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कर ली जाए। फिर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो VI कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का है, और रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल रहा है। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के अंदर। ये फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट डायग्राम, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट फ्रिक्वेंसी और आउटपुट फ्रिक्वेंसी दोनों बराबर होती है। आउटपुट फ्रिक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज दी गई है तो 50 हर्ट्ज ही आपको मिलेगी, इनपुट आउटपुट बराबर है। फुल वेव की बात कर लें तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में पूरा जो कर्व है, 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, डायोड 1, डायोड 2। ये सर्किट डायग्राम है, इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पर ये इस तरह की पल्सेस आपको मिल जाती हैं। इस जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है, ये मेरे ख्याल से ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है, इसमें जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो होती है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है। अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज की डाली है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज की आपको मिलेगी। इस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं आप। अगर जो आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस लगा लें जो आपका काम बना दें, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ले लीजिए, फुली शॉर्ट है, लगा मारिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे। और फिजिक्स के अलावा अगर आप मैथ्स का भी एग्जाम बचा, फिजिक्स मैथ्स लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिकल पढ़ जाए आपको, या फिजिक्स या बायो लेना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिकल पढ़े, इसलिए 699 में ही इसको आप ले सकते हैं। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्टोर सेक्शन में जाइए और ले लीजिए। जब आप लेने जाएंगे तो यहाँ पर अब आपको आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर भी और SMS द्वारा भी मैसेज आ जाएंगे। उन मैसेज पर लिंक को क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये थोड़ी सी कहानी इसलिए की गई है कि गूगल की पॉलिसी में थोड़ा चेंज हुआ है। तो आई एम इंटरेस्टेड दिखे तो घबराइएगा नहीं, क्लिक कीजिएगा, मैसेज आ जाएगा, पेमेंट करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो 30 मिनट के अंदर, मोटे तौर पर 30 मिनट के अंदर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सभी इंपॉर्टेंट ग्राफ मैंने करा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।